तो हम लोगों का चल रहा था फाइलम एनेलिडा, है ना। फाइलम एनेलिडा, इसमें सेगमेंटेशन के बारे में बताए थे, कैसा सेगमेंटेशन रहता है। जा भूल गया सर। सेगमेंटेशन बताए थे ना, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है जितने सेगमेंट्स हैं सब सिमिलर हैं। मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन में एक अंतर बताए थे। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो समझ में आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी को मेटामेरिज्म हम लोग कह दें, नहीं ना। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? मेडुसा फॉर्म, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। एग्जाम्पल बताए थे उस एनिमल का, एनसीईआरटी मेंशन करता है, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। फिर इनकम्प्लीट नॉलेज हो गया। अच्छा, ये फाइलम ही बता दीजिए, किस फाइलम में ये दिखाई पड़ता है मेटामेरिज्म? सिलेंट्रेटा। ओ से कुछ नाम था उसका, ओबेलिया। उसका एक और कॉमन नेम है। हम कुछ एडिशन इसमें नहीं किए हैं, सारा कुछ एनसीईआरटी मेंशन करता है। पूछ लेगा तब क्या कीजिएगा? चारों खाने चित। सी फर तो उसको कहते हैं ओबेलिया। अच्छा लिखा है वो है, कॉपी तो जरूर देख सकते हैं। एग्जाम्पल नहीं बताया, एग्जाम्पल नहीं लिखा है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बाद हर एक क्लास का एग्जाम्पल देते हैं ना। कब? सी पेन किसे कहते हैं? पेनाटुला, पेनाटुला। और मेंड्रीना का दूसरा नाम? वो भी नहीं बता रहे हैं। ब्रेन कोरल। और किसका एग्जाम्पल है, किस फाइलम का? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के किस क्लास का पूछ दे तो बस सब इनकम्प्लीट स्टडी करके आता है। छोटा बच्चा सब नहीं होता है, मिल गया मिल गया मिल गया, अरे क्या मिला, कितना मिला, कहाँ रखना है, कुछ नहीं। चलिए, फाइलम एनेलिडा, सियाही पूरा नहीं जाता है। इसका जनरल प्रॉपर्टीज चल रहा था। है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हम लोग देख चुके थे, प्रोटोकॉट एब्सेंट तक कर चुके थे। तो आते हैं जनरल प्रॉपर्टी नंबर 2, हैबिटेट कहाँ पाया जाएगा। द मेंबर्स लिखा हुआ होगा, बताइए, बताने वाले को याद है और पढ़ने वाले को याद नहीं। मेंबर्स आर प्रेजेंट in both aquatic and terrestrial habitats. Number 3, digestive system. इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट ही होगा।
डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट रहता है, माउथ एनस प्रेजेंट है और साथ ही साथ इसमें होगा एक्सटर्नल डाइजेशन। अब एक चीज बताइए, एक बार पहले भी समझाएं, फिर से पूछ लेते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर वाले को क्या कहेंगे? या इंटरनल, ठीक। और एक्सटर्नल करने का मतलब है सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को सेल, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सिस्टम नहीं होता, एब्सेंट है, बट एनिमल्स एक्सचेंज gases with the surrounding through body wall। अपने बॉडी वॉल की मदद से, है ना, गैसेस एक्सचेंज करता है ये। तो जाहिर सी बात है एरोबिक होगा तभी तो गैसेस एक्सचेंज का जरूरत पड़ रहा है, एनएरोबिक को ऑक्सीजन लेना ही नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज क्या करेगा? जैसे अगर हम देखें यहाँ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए गैसेस एक्सचेंज होगा नहीं, वो जो एक्स्ट्रा, है ना, जो भी मटेरियल है जिसे वो डाइजेस्टिव मटेरियल की तरह यूज कर सकता है, उसका वो ब्रेक डाउन करता है, जिसे हम लोग कैटाबोलिज्म कहते हैं। और ब्रेक करने के बाद, है ना, फाइनली उसे वो वेस्ट की तरह बॉडी से डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकलता है, पर वो गैसेस फॉर्म में नहीं होता। हाँ, कुछ है जैसे मिथेनोजेंस है, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो मिथेन गैस प्रोड्यूस करता है। कुछ एरोब्स हैं, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कहते हैं, सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया, वो कुछ हद तक ऑक्सीजन को अप टू सर्टेन लिमिट यूज करते हैं और वो किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं बैक्टीरिया, इसका आपको मिलेगा यूज जब आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, 12th बायोटेक्नोलॉजी में। और उसके बाद एक और चैप्टर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 8th में भी था, है ना? नहीं, माइक्रोब्स करके एक चैप्टर था, माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स इन आवर सराउंडिंग ऐसे कुछ करके चैप्टर है। तो उसमें हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, पहली बार प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस होते हैं। और उसी में उसमें ये माइक्रोब्स फ्रेंड और फो, ये था चैप्टर। तो उसमें ये देखना होता है कि ये जो माइक्रोब है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नुकसानदायक है। तो पता चलता है कि कुछ उसमें से हमारे लिए बेनिफिशियल है तो कुछ नुकसानदायक है, दोनों तरह के। ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद फिर सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। So this is the first group of animal phylum, first animal phylum which has circulatory system and it is of closed type। तो हम लोग इसमें ब्रो मतलब बोल्ड लिखते हैं, यस, प्रेजेंट, और क्या, क्लोज टाइप। अब ये क्लोज टाइप कहने का क्या मतलब है? क्लोज टाइप कहने का मतलब है इसमें ब्लड होगा और ब्लड फ्लो करेगा क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में, जैसे हमारे में वेन्स में, आर्टरीज में ब्लड फ्लो करते हैं, उसी तरह के क्लोज चैनल्स में ब्लड इसमें फ्लो करेगा। सो प्रेजेंट क्लोज टाइप, क्लोज टाइप कहने का मतलब हो गया ब्लड is present and it flows in closed blood vessels।
क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो है वो बंद होते हैं, मतलब दोनों तरफ से बंद, ये कहने का मतलब नहीं है, चारों तरफ से बंद है, बीच में बोर है, उस बोर से, उस खाली स्थान से, रिक्त स्थान से ये ब्लड फ्लो कर सकता है। दिस इज द मीनिंग। तो पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी जानकारी, तीसरी जानकारी है क्या कि इनका ब्लड जो है इज रेड इन कलर and so the most common example earthworm is also called as bloodworm और रेड वर्म। ये और फेमस है, क्यों जानते हैं? दो कारणों से। एक, इसे जो पहला तो है क्या, ये वर्मी कंपोस्टिंग में काम आता है, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है और यूरिया रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, सॉइल में यूरिया बढ़ जाता है और सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है ना, फर्टिलिटी बढ़ जाता है सॉइल का। दूसरा, देखिएगा जो लोग मछुआरे हैं, फिशरमैन, दे यूज टू किल देम एंड ड्राई देम, सुखाता है उसको, सुखा के उसको मछली के चारा की तरह इस्तेमाल करता है, यूज देम एज ए बेट। ऐसा सड़ जाएगा, सड़ जाएगा, इसीलिए प्रोबेबली यही रीजन होगा। और ताजा वर्म फिर हलचल करता रहेगा, ये भी है, तो मछली डर जाएगी, उसको लगेगा अरे ये क्या है, ये भी हो सकता है। तो ज्यादातर लेकिन उसको सुखाकर ही डालते हैं, हो सकता है। अब देखिए, नाउ इसका ब्लड जो रेड कलर का है उसके पीछे रीजन है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। दे हैव हीमोग्लोबिन in their blood dissolved in the blood plasma। तो याद रखिएगा, इनके ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है, ये नहीं कि ह्यूमन की तरह या वर्टिब्रेट्स की तरह उनके आरबीसी के अंदर, बिकॉज दे डोंट हैव आरबीसीज। ब्लड सेल्स आर similar to phagocytic WBCs। आरबीसी एब्सेंट, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अरे आरबीसी होगा जरूर क्योंकि हीमोग्लोबिन है, नहीं, इनके ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व रहता है, ठीक है, और आरबीसी मिसिंग होता है। डब्ल्यूबीसी के जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं उस तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। तो बहुत ही वीकली डेवलप्ड इम्यून सिस्टम इनका होता है, लेकिन होता है ना। अब हमें ये बता सकते हैं आप लोग कि दो तरह के फैगोसाइटिक सेल्स हमें डब्ल्यूबीसी में दिखते हैं। क्या फिर फ्यूज उड़ गया? अच्छा, यानी आप लोग के कहने का मतलब है टी लिम्फोसाइट और पी लिम्फोसाइट फैगोसाइटिक सेल्स हैं। वाह, पहले लिखिए, ठीक। सो वी मूव ऑन।
सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसका हो गया ये ब्लड सर्कुलेशन, इसका क्लोज टाइप होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है और इसके ब्लड में सेल्स होते हैं जिसमें WBC टाइप फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, ब्लड है तो ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन भी तो चाहिए, दैट इज व्हाई दे हैव हार्ट। हार्ट इज प्रेजेंट, चेम्बर्ड नहीं होते, मल्टीपल होते हैं, एक से अधिक, और वो ट्यूब्यूलर हार्ट है, यानी ट्यूब का ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसी में कहीं पे हाँ कई हार्ट होता है। तो वो ब्लड वेसल का ही एक पार्ट है ना, जो कि ट्यूब की तरह का, मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू ब्लड पास कर रहा है और उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है। सो हार्ट इज प्रेजेंट एज ट्यूब्यूलर हार्ट। They connect adjacent blood vessels and pump the blood in a particular direction as they have मसल लेयर्स। मसल लेयर होता है, इसी वजह से पंप कर सकता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर ब्लड का फ्लो बनाए रखता है। तो ट्यूब्यूलर हार्ट होता है, याद रखिएगा, मल्टीपल होते हैं। हार्ट इज प्रेजेंट एज ट्यूब्यूलर हार्ट, मल्टीपल, नॉट ए सिंगल। तो हार्ट का फॉर्मेशन एनिमल्स में इनिशिएट कैसे किया, उसके लिए हम लोग इस मॉडल को, इसका एक मॉडल एनिमल अर्थवर्म है, वो हम लोग पढ़ते हैं। अब तो एनसीईआरटी में ये हटा चुका है, इसलिए इसके बारे में अब डिटेल करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी हम लोग रखें कि ये पहला ऐसा एनिमल फाइलम का एनिमल ग्रुप है ना, जो कि ऑलमोस्ट वेल फॉर्म्ड सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। सीरियल नंबर कितना था सर्कुलेटरी सिस्टम? 5 था, अब ये 6 होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट। देखिए, तो RI है या RE है, थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आई है ना, हाँ, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। act as excretory structure। और है क्या, does excretion and osmoregulation। जो एक्सक्रीशन करता है इन एडिशन उनके द्वारा ऑस्मोरेगुलेशन भी हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी से बाहर निकलते हैं वो हाईली सॉल्युबल या कंपैरेटिवली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। तो अगर वो सॉल्युबल कंपोनेंट है और अगर वाटर में यानी ब्लड के
प्लाज्मा में क्या रहता है, 70-80% वाटर ही है, 60-70%। उसमें अगर वो डिसॉल्व है, इसका मतलब क्या कर रहा है, उसका टोनेसिटी या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दे रहा है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी बढ़ जाएगा। इम्प्योरिटी बढ़ जाएगा तो कहीं पे भी क्या होगा, अगर उसे हाई प्यूरिटी वाला वाटर सराउंडिंग में मिल गया तो ब्लड ड्रॉ कर लेगा वाटर को और बॉडी स्वेल कर जाएगा, सेल्स मरने लगेंगे, ये हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि उसके बॉडी में, है ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे, और उसके लिए जरूरी है जो भी उसके वेस्ट बन रहे हैं, जो वाटर सोल्यूबल वेस्ट है, वो जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकले। ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन इंटरडिपेंडेंट फेनोमेना है, एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड फेनोमेना है। तो नेफ्रिडिया इज द स्ट्रक्चर और कह सकते हैं ऑर्गन which is responsible for excretion and osmoregulation. Now the excretory matter. Ammonia, earthworm, can do urea excretion also, along with ammonia. अर्थवर्म यूरिया और अमोनिया दोनों एक्सक्रीट कर सकता है, और चूंकि ये यूरिया एक्सक्रीट कर सकता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इट इज सो कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो फार्मर्स चाहते हैं कि उनके जो क्रॉप लैंड है उनमें अर्थवर्म रहे, क्योंकि यूरिया का खर्चा बचता है, और जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जितने एलिमेंट्स यूज होते हैं ऑर्गेनिज्म में, सेल में, एक्चुअली सेल स्ट्रक्चर्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कंपोज करने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो बड़े इजीली अवेलेबल है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए वाटर एज ए सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन के लिए जो सोर्स है वो नाइट्रोजन गैस है, एंड इट इज वेरी इनर्ट, ये आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता, और नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में या किसी भी सेल में उसका प्रोटीन और उसका डीएनए और आरएनए फॉर्म करने के लिए। तो अगर नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, सेल्स डेवलप ही नहीं करेंगे, तो क्रॉपिंग क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा खर्च होने वाला मटेरियल है सॉइल में से, उसमें नाइट्रोजन सबसे ऊपर में आता है। इसलिए अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई ऐसा कंपोनेंट रहे जो कि नाइट्रोजन रिप्लेनिश कर सकता है, एक तरफ से खर्च हो रहा है, दूसरी तरफ से आ जा रहा है, तो यूरिया डालने से बचेंगे, और यूरिया खाद डालने से खर्च बढ़ जाता है, तो खर्च में कटौती होगी, तब तो एग्रीकल्चर जो है, ये जो क्या कहते हैं, सबसे पुराना पेशा है कह सकते हैं, वो फायदेमंद हो जाएगा। सो मेक इट बेनिफिशियल, दे यूज टू यूज दिस एनिमल्स। नाउ नंबर 7, लोकोमोशन। हाँ, अर्थवर्म इन दोनों को एक्सक्रीट कर सकता है। चलिए आगे बढ़े। लोकोमोशन, दे हैव locomotory structures, aquatic forms have parapodia for swimming,
टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैव सीटी, प्लूरल है, सीटी फॉर लोकोमोशन बाय क्रीपिंग, रेंगता है इनके मदद से। वेंट्रल सरफेस पे यानी फ्रंट साइड में, वेंट्रल सरफेस पे रिंग लाइक अपेंडेजेस, कुछ उभार, कुछ है ना प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उन्हें ही हम लोग सीटी कहते हैं। सीटी आर वेंट्रल appendages, circular in nature। और हम लोग क्या जोड़ते हैं, ये जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स हैं, पैरापोडिया है चाहे सीटी है, इसे मूव करने के लिए इसे एसोसिएटेड मसल्स के लेयर मिले हुए हैं, ठीक है। तो बॉडी में इसके स्किन के नीचे मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल बोथ, और उनके मदद से ये अपने लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर circular and longitudinal muscle layers below the skin help to move these structures, enabling animals to move। ये खासियत है, अब यहां तक नोट कीजिए। अब लोकोमोशन के बाद हम लोग देखें नर्वस सिस्टम। ये सीरियल नंबर 8 होगा ना। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट brain is present as pharyngeal ganglia, ring like, not pharyngeal, osophageal, not pharyngeal, osophageal। एसोफेगस के ऊपर है ना रिंग लाइक इसका गैंग्लिया प्रेजेंट है, वही है इसका ब्रेन, ठीक है। तो वो ब्रेन की तरह काम करता है। अब ये ब्रेन आगे के पोर्शन को, ये तो ओसोफेगस पे हो गया है ना, पर उसका जो टेल एंड है वहां तक का कंट्रोल कैसे करेगा, तो इससे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलते हैं और टिल द एंड ऑफ द सेगमेंट वो रन करता है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसका मतलब समझ रहे हैं, डबल यानी दो, वेंट्रल यानी वेंट्रल सरफेस पे फ्रंट साइड में,
नर्व कॉर्ड, रस्सी जैसा, कॉर्ड रस्सी जैसा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन and move till the end of the body. इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं कुछ में, है ना, वो इसलिए ताकि वो समझ सके, जैसे अर्थवर्म में ये फोटो रिसेप्टर्स बहुत मतलब डेवलप्ड है, उसके पीछे रीजन क्या है, इसे हमेशा अपने बॉडी सरफेस के ऊपर मॉइस्चर का एक लेयर बना के रखना है, तो लाइट से ये सेंसिटिव होता है। अब ये बताइए, अगर इसके बॉडी के ऊपर लाइट पड़ेगा, मतलब अगर ये लाइट को एक्सपोज हुआ, तो लाइट में रहना चाहेगा या लाइट से भागना चाहेगा? सोचिए थोड़ा। भागना चाहेगा। किस कारण से? तो हमारे पास भी तो आंख है, फोटो सेंसिटिव है, तो हम तो लाइट की तरफ जाते हैं। यस एग्जैक्टली, सनलाइट में हीट रेज होते हैं इंफ्रारेड, और वो बॉडी सरफेस को ड्राई कर देगा, इसीलिए उसे सन से, सन रेज से भागना होता है। इसीलिए ये आर्बोरियल एनिमल है और ये जमीन में गड्ढा खोद के रहता है। और अभी जो बोल रहे थे, इसके बॉडी के आगे, मतलब माउथ के आगे एक स्पेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, प्रोस्टोमियम, तो वो एक वेज है, बेलचा जैसा स्ट्रक्चर है, जिससे मिट्टी खोदता है, गीली मिट्टी को खोदता है और खोद के उसमें गड्ढा बना के उसमें छिपा हुआ रहता है, सो दैट डायरेक्ट सनलाइट कैन बी अवॉइडेड। और गीली मिट्टी में क्यों रह रहा है? रीजन इज वेरी क्लियर, मॉइस्चर है और बॉडी पे भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो वहां पे रहता है। अब सोचिएगा जमीन के अंदर चला गया, एटमॉस्फेरिक एयर से कट गया, सांस कैसे लेंगे साहब? तो गड्ढा तो अपने साइज का बनाया ना। अच्छा, कभी सोचे हैं, हम लोग कहते हैं ना, पेड़ का रूट, स्टेम और लीफ तीनों में ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन होता है ना, तो जड़ कैसे सांस लेता है? तो मिट्टी के अंदर है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पानी में ऑक्सीजन होता है, पर उस पानी में जो कि रनिंग वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो हवा में जाएगा, जमीन में कहाँ जाएगा? सॉइल में एयर पोर्स होने होते हैं, अगर सॉइल में एयर पोर नहीं होगा तो वहां पे प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। इसलिए देखिएगा, जब भी खेती की जाती है, स्टैंडर्ड 8 में था आप लोग को पढ़ने के लिए, लॉकडाउन में सब कुछ लॉक हो गया, तो वहां क्या होता है कि सॉइल में एयर पोर्स बनाने के लिए हम लोग उसका प्लाउइंग करते हैं, जमीन खोदते हैं। इससे 2-3 फायदा होता है, नीचे का सॉइल ऊपर की ओर आता है, तो न्यूट्रिएंट्स जो नीचे भाग गया था ऊपर सरफेस की ओर आ गया, तो जो रूट्स हैं इजीली उसको अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, उसमें इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से एटमॉस्फेरिक एयर वहां जा सकता है और वहां से वो एयर ले सकता है। तो रूट्स जिस मेथड से ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन लेता है, उसी मेथड से इसे भी ऑक्सीजन मिलता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर सॉइल पोर्स में प्रेजेंट है, वहां से वो इसके बॉडी वॉल में डिफ्यूज होता है। बड़े-बड़े प्लांट जैसे मैंगो ट्री हो गया, उसका रूट तो बहुत अंदर होगा, उसको प्लॉगिंग करने से कोई फायदा नहीं है। अरे तो ऊपर तो होगा, डेप्थ में जो जा रहा है उसका देखिएगा, रूट हेयर्स तो मतलब टेंडर रूट्स में ही रहते हैं ना, ज्यादा गहराई में जो जा रहा है वो मतलब रूट के डेप्थ को अचीव करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, तो सारे जगह पे जो है, अच्छा उसमें एक और है, रूट्स में एक गैप होता है जगह जगह पे, लेंटिसेल उन्हें कहते हैं,
उनके थ्रू एयर उसमें एंटर कर सकता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत डीप सॉइल में चला गया तो वहां पे अगर एयर नहीं है तो उसे रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो रूट्स बढ़ने लगेंगे, ऐसा भी नहीं। तो लेंटिल सेल्स जगह जगह पे है ना, सरफेस से लेके डेप्थ तक ही होगा तो वो मेंटेन हो जाता है। बड़े बड़े रूट्स ये कर मतलब बड़े बड़े पेड़ के रूट्स ये काम कर लेते हैं। सो नर्वस सिस्टम में ये हो गया कि दे हैव डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इस वजह से वो अपने पूरे बॉडी में सेंसेशन जो हो रहा है उसे कैच और गैदर कर सकता है। नाउ सीरियल नंबर 9, रिप्रोडक्शन, asexual, absent, sexual reproduction, present। और देखिएगा इंटरेस्टिंगली, some forms are hermaphrodite, example leech, earthworm। Some forms have sexual dimorphism, example Nereis। इन टर्म्स को इतना बार यूज किया कि आपको पता ही होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया यानी मेल और फीमेल अलग होगा, यूनिसेक्सुअल एनिमल है तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, डायोसियस। और ये हर्माफ्रोडाइट इसके लिए क्या टर्म होगा, मोनोसियस। लेकिन इन द अर्थवर्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी एक का मेल गैमेट दूसरे के फीमेल गैमेट पे ट्रांसफर किया जाता है और दूसरे का मेल गैमेट पहले के फीमेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। और इसके लिए इसमें स्पर्म पैकेट्स तैयार होते हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे कि स्पर्म पैकेट्स रिसीव किए जाते हैं और वो स्पर्म पैकेट्स स्टोर करके रखे जाते हैं। अपना स्पर्म सेल कभी भी अपने ही ओवम सेल से मीट नहीं करता, उसके बीच में वैसा कोई कनेक्शन नहीं बना होता है। इसलिए इसमें हर्माफ्रोडाइट एनिमल होने के बावजूद ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करता है, यानी क्या कहते हैं, ऑटोगैमी नहीं होता, जो कि हम लोग को दिखता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, है ना। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल में ही, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, इसलिए क्या हो जाता है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें हर्माफ्रोडिज्म होने के बावजूद ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। ठीक है, डेवलपमेंट may be direct or indirect, that's all। यहां तक है, यहां तक नोट कीजिए।
अब लोग इसका क्लासिफिकेशन देखें. क्लासिफिकेशन with examples. क्लास नंबर 1 बताइए. पॉलीकीटा. क्लास नंबर 2 यस ओलिगोकीटा. क्लास नंबर 3 इरुडीनिया. पॉलीकीटा में फेमस एग्जांपल जो बुक मेंशन करता है वो है नेरिस. एनी आर ई आई एस है या एनी आर ई आई आर आई एस. हाँ एनी आर ई आई एस नेरिस. ओलिगोकीटा इसमें है ये अर्थवर्म. फेरेटिमा पोस्थुमा. ये कॉमन इंडियन अर्थवर्म है. एक और है मेगास्कोलेक्स. इसे कहते हैं जायंट अर्थवर्म. इरुडीनिया ये लीच कहलाते हैं. जनरली साउथ इंडियन सॉइल में मिलते हैं. लीचेस like Hiruda, Hirudinaria, etc. लीचेस के बारे में कहते हैं दे आर ब्लड सकर्स. और ये जो नेरिस है ये मैरीन है. मैरीन वर्म. This is all about Annelida we have to do for. अब है फाइलम आर्थ्रोपोडा. एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम. सबसे बड़ा फाइलम. मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा. This is the largest animal phylum. Their members are present in water, on soil, and many can fly also. So soil, air, water सब जगह ये पाए जाते हैं. जनरल प्रॉपर्टीज. पहला का ए
हमेशा की तरह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, segmentation, number of germinal layers, coelom, and notochord. तो जस्ट लाइक एनेलिडा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गेन सिस्टम लाइक। बहुत सारे सिस्टम्स इसमें अच्छा खासा डेवलप हो गए। सिमेट्री कैसा रहता है? तो बाइलैटरल। सेगमेंटेशन कैसा रहता है? इसमें प्रेजेंट होता है। एंड एट मेनी साइट्स, बहुत सारे जगहों पे, मेनी साइट्स, इट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक बार नीट में इससे सवाल भी पूछा था। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन पेयर करके दिया था, उस पेयर में आंसर निकलता एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। रीजन देखिएगा, अगर आप फॉर एग्जांपल कॉकरोच को देखिएगा तो कॉकरोच का ये हो गया हेड, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ रहता है इसका थोरैक्स। थोरैक्स में 3 पार्ट देख रहे हैं, सिमिलर टाइप का है। उसके बाद है एब्डोमेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए, तो थोरैसिक सेगमेंट्स मेटामर नहीं लग रहे हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स मेटामर नहीं लग रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें लिखा गया एट मेनी साइट्स, जैसे एट द थोरैसिक साइट, एब्डोमिनल साइट्स, we find that they have metameric segmentation। और सिर्फ हेड ऐसे नहीं रहता, यहाँ पे एक नेक मिलेगा छोटा सा एज ए कनेक्टर, तो उसके साथ हेड लगा रहता है। ये इसका बॉडी प्लान है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेवलप्ड आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे? मेटामेरिक भी होता है और सेगमेंटेशन प्रेजेंट भी रहता है। फिर कहता है नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स क्या होगा? अनडाउटेडली ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसका सिलोम साइजो सिलोमिक, है ना। और फिर ट्रू सिलोमेट, MAT। और क्या होगा? प्रोटियोस्टोम। ये याद रखिएगा। फिर है नोटोकॉर्ड, ये तो सबको याद होगा, सबसे टफ जो है, नोट कीजिए। देखिए क्या होने वाला है। ये है बॉडी वॉल, ठीक है, BW बॉडी वॉल, एम नहीं लगा है, BMW नहीं है, बॉडी वॉल है। इस तरफ है बॉडी फ्लूइड, ठीक है, और इस तरफ क्या है? मॉइस्चर। अब मॉइस्चर में आपने ऐड किया सॉल्ट, इसका प्यूरिटी क्या हो जाएगा? घटेगा, घट जाएगा। तो वाटर का प्यूरिटी इधर अपने आप ज्यादा हो गया, इधर कम, इसलिए वाटर किधर मूव करेगा? हायर टू लोअर, तो ये ड्राई टू डेथ हो जाएगा।
तो सॉल्ट अगर डालिएगा ये ऑस्मोटिक इम्बैलेंस के कारण मर जाएगा, इसीलिए सॉल्ट से बहुत तेजी से भागता है, सॉल्ट सेंसिटिव होता है।